लगी थी संजय निरुपम जी, दर्जनों और राजबालाएं हो सकती थी, नरसंहार जैसे हालात पैदा हो सकते थे। आपको इस बात का अंदाजा है कि आपने लगभग एक ऐसा खतरा मोल उठाया मानो कि जहां वो लोग मौजूद थे वो एनिमी ऑफ द स्टेट थे, कोई राष्ट्र वहां पर। सबसे पहली बात, अभिसार जो आपकी चिंता है उस चिंता को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ। मुझे को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उतनी बड़ी उतावली भीड़ को उन्होंने बहुत ही संयम के साथ वहां से हटाया, और उसके बाद अगर कुछ लोगों को चोट लगी तो निश्चित तौर पर ये एक दुख, इतनी ज्यादा चोट किसी को नहीं लगी है। ऐसे में अगर इस पूरी घटना के लिए कोई जवाबदार और जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव हैं। चलिए, अब अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाबा रामदेव आपसे पूछना चाहेंगे संजय जी, और उनका बहुत गंभीर आरोप है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई जिसमें पुलिस का इस्तेमाल किया गया। सुनते हैं बाबा रामदेव को। मुझसे लोग कहते हैं बाबा कायर था, बुज़दिल था, भाग गया। सब मीडिया के भाई उस समय जमे हुए थे वहां पर, नहीं नहीं, वह ना रुकता और लोगों को शांत रहने के लिए मैं आह्वान न करता, उनको संदेश न देता, तो वहां पर हजारों लोगों की लाशें बिक सकती। मैंने कहा कोई भी पुलिस पर हाथ नहीं उठाएगा। सब लोगों को शांत करके फिर मैं मंच पर आया और मैंने कहा पुलिस अब गिरफ्तारी ले। मैं खड़ा हो गया दोनों हाथ ऊपर करके, लेकिन फिर कोई गिरफ्तार करने नहीं आया, क्योंकि पुलिस जो हजारों देशभक्त भाई बहन बेटियां मां गए वहां पर और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे, पुलिस उनको तो वहां से हटाना चाहती थी, लेकिन बाबा को बिठाना चाहती। आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। संजय जी, आप क्यों साजिश रच रहे थे बाबा रामदेव को मारने की? ये बाबा रामदेव जी का वहम है। वो एक सेल्फ पिटी में जी रहे हैं और अनावश्यक रूप से सहानुभूति अर्जित करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बाबा रामदेव से मेरा सवाल अवश्य ये होगा कि जो बाबा रामदेव पहले तक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की बात किया करते थे, वो बाबा रामदेव एक महिला के कपड़े पहनकर मुंह छुपा करके भाग रहे थे। ये एक आंदोलनकारी का व्यवहार नहीं होता। एक मिनट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट इज सो शेमफुल अबाउट वेयरिंग अ वुमेन्स क्लोथ? एक औरत के कपड़े पहनने में इतनी शर्म क्यों है? इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आपने अभी भी बोला एक आंदोलनकारी आंदोलन के स्थान पर नहीं, ठीक है, एक मिनट आगे बताता हूं। ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया अभिसार। आप 40-50 हजार लोगों को कि आंदोलन करना है, एक मुद्दा लेके बैठना है, और उसके बाद जब पुलिस आती है तो लोगों को अपने भरोसे छोड़ करके आप लड़कियों के कपड़े पहन करके चुपके से, मुझे लगता है ये डरपोक मामला है और ये शर्म की बात है। अगर आप में नेतृत्व की क्षमता है तो वहां पर अपने लोगों को बचाने के लिए खड़े रहिए। हम भी मोर्चा आंदोलन निकालते हैं, हम अपने लोगों को छोड़ के कभी भागते नहीं है। कपड़े किसी ये बात की बात है, लेकिन हम अपने लोगों को छोड़ के पुलिस के हवाले या कानून के हवाले मरने पिटने के लिए छोड़ करके कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। बाबा को अपने इस आचरण के ऊपर अफसोस करना चाहिए, शर्मिंदा होना। चलिए, और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को भी अपने आचरण पर अफसोस करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे पहले शगुफा जो है उन्होंने छोड़ा था कि आखिर क्यों लड़कियों के कपड़े रामदेव जा रहे थे। मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात है। चलिए, जो दूसरा उन्होंने सवाल किया है कांग्रेस से कि उन पर आतंकवादी हमले की जो बात पुलिस ने कही है वो महज एक शगुफा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनते हैं बाबा रामदेव को। मुझ पर आतंकवादी हमले की संभावना का ईमेल भेजा गया और मैं ये ईमेल की कॉपी आप सबको भी उपलब्ध करा दूंगा। बाबा 20 साल से काम कर रहे हैं। रामलीला मैदान में आने से पहले 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके रामदेव रामलीला मैदान में आता है। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा, कोई आतंकवादी हमले की संभावना नहीं। 10 करोड़ लोगों को संबोधित करके मैं आया, तब कोई आतंकवादी हमले की संभावना नहीं थी। ये रामलीला मैदान में कौन होता है? संजय जी, ये आपके काल्पनिक आतंकवादी हैं बकौल बाबा रामदेव। देखिए क्या है अभिसार,
मैदान में जो कुछ हो रहा था उसके हफ्ते 10 दिन पहले दिल्ली के एक हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। यानी निश्चित तौर पर एक पूरे दिल्ली के अलग ऐसे ऐसे जो भीड़ भरे इलाके होते हैं वो बड़े कंडीशन में रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दूसरी बात, बाबा रामदेव ने जैसे ही साध्वी रितंभरा से उद्घाटन कराया, साध्वी रितंभरा कौन है? बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की एक है। ऐसे में लोगों का रिएक्शन हो सकता था या इसकी इस स्थिति का कोई नाजायज फायदा उठा सकता था। ऐसे में अगर आईबी अपनी इनपुट देती है कि साहब कुछ गलत भी हो सकता है, जितना जल्दी हो भीड़ को यहां से तीतर बितर करिए वरना इसका कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। आज क्योंकि दुर्घटना नहीं घटी इसलिए इसको चुनौती दी जा रही है। कल दुर्घटना घट जाती तो सरकार से पूछा जाता कि बाबा रामदेव 50,000 लोगों के साथ बैठे थे और सरकार ने कभी उसकी हिफाजत केयर नहीं लिया। मुझे लगता है कि सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने बाबा रामदेव और वहां पर उपस्थित लोगों को एक छोटी सी तकलीफ दे करके एक बहुत बड़े हादसे को टालने में बड़ी भूमिका निभाई है। आपने वैसे जितने खुलासे में, जितनी तफसील से ये तमाम बातें बताई है, काश दिल्ली पुलिस भी बताती। साध्वी रितंभरा वाला एंगल जो आपने कहा, खैर चलिए, जो अगला सवाल उन्होंने कांग्रेस से किया है कि आखिर उन योग पर सवाल क्यों? पहले स्वामी रामदेव की तरह 5-7 लाख किलोमीटर की यात्रा करो अपनी जिंदगी। जो मैंने पिछले 20 सालों में किया है वो करके दिखाएं। और छोड़ो मैंने 20 साल में क्या किया। 9 महीने के अंदर 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके 10 करोड़ लोगों को संबोधित करके और फिर 9 दिन का अनशन करें और उसके बाद मुझसे पूछें कि योग में कितना दम है। संजय जी, कांग्रेस द्वारा यह फरमान जारी करना कि उनका कोई भी सदस्य अब बाबा रामदेव के शिविर अटेंड नहीं करेगा, आप एक तरह से अब रामदेव की जगह योग पर हमला कर रहे हैं। यह आप एक बहुत बड़ी भूल नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। सबसे पहले बाबा रामदेव ने योग के प्रचार प्रसार के लिए जो काम किया है, जो योगदान दिया है, मैं उसको सलाम करता हूं, पूरा देश उसको सलाम करता है। योग बाबा रामदेव की अपनी चीज नहीं है, इस देश की एक परंपरा है, संस्कृति है। का उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया, इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन अगर योग के नाम पे बाबा रामदेव एक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं और षड्यंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम इसके खिलाफ हैं। तीसरी बात यह है कि बाबा रामदेव अगर बहुत बड़े योगी हैं तो 9 दिन में उनकी हालत खराब हो गई। वहीं बगल में स्वामी निगमानंद 115 दिन तक अनशन पे रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो इसका मतलब आपको जो योग की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसमें दोष है, कमी है। आप जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, शायद वो उतना उपयोग। देश में बाबा रामदेव आज पैदा हुए हैं, हजारों साल से योग हो रहे हैं। योग के मतलब अधिकृत तौर पर और बहुत ऑथेंटिक योग करने वाले लाखों करोड़ों लोग इस देश में हैं और उनके रामदेव अगर प्रचार प्रसार को अगर थोड़ा किनारे कर दिया जाए तो बहुत छोटे से हैं, इतना भी बड़ा नहीं हो गया उनका मामला। चलिए, हमारे पास जैसे बिहार में, मुंगेर में, चलिए बिल्कुल संजय जी, मैं आपको यहां रोक रहा हूं क्योंकि का हो चला है। यकीनन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब बाबा रामदेव को भी देना होगा कि क्यों 7 दिनों में उनके चेहरे की रंगत जो है वो इस कदर उड़ गई। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बालकृष्ण के मुद्दे पर क्या कहा बाबा रामदेव ने और जवाब लेंगे हम कांग्रेस से। रविवार तो हम सुना रहे हैं बाबा राम सवाल और जवाब कांग्रेस के। संजय निरुपम मेरे साथ मौजूद हैं। अब आइए बालकृष्ण के मुद्दे पर क्या कहा रामदेव ने। परम सहयोगी, परम मित्र श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी के पासपोर्ट को लेकर के प्रश्न किए जाते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री का पासपोर्ट 1998 में बना और उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। और 12 वर्षों से आचार्य बालकृष्ण पूरी दुनिया की यात्रा करके आते हैं, उनको क्यों नहीं रोका? यदि पासपोर्ट गलत था, आचार्य बालकृष्ण की नागरिकता गलत थी, आचार्य बालकृष्ण सही थे, लेकिन क्योंकि मुद्दों से ध्यान हटाना है, इसलिए बालकृष्ण क्या बालकृष्ण ने गुनाह किया? ये गुनाह किया कि महर्षि सरक्षेश्वर प्रधानमंत्री के आयुर्वेद को शिखर पर पहुंचा। 20 सेकेंड है आपके पास संजय जी इस बात का जवाब देने के लिए। नहीं, इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। भारत में जो भी नेपाली रहते हैं वो ऑलमोस्ट भारतीय की तरह रहते हैं। अगर आचार्य बालकृष्ण हिंदुस्तान में पैदा हुए, अब आप नेपाल में रहते हो, नेपाली मूल के हैं,
तो उसको जाहिर करने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? एक दूसरी बात, अगर उनने पासपोर्ट ईमानदारी से बगैर कोई झूठ बोले, बगैर कोई फर्जी काम किए, इसके बावजूद छानबीन हो रही है, तो होने दीजिए छानबीन। इस पर इतना बाबा तांडव क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य बालकृष्ण के पासपोर्ट के बनाने में किसी न किसी प्रकार का झूठ। संजय जी, आप जवाब दे चुके हैं, क्योंकि मुझे एक और सवाल लेना है बाबा रामदेव का, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ 50 रुपए एलपीजी के दाम बढ़ाने की जो बात कही है, इससे बड़ा मजाक के साथ क्या हो सकता था? सुनते हैं रामदेव जी को। सरकार कहती है हमने तो मामूली से बढ़ोतरी की, 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ा दिए। 50 हिंदुस्तान में ढाई लोगों का भोजन होता है। सरकार पहले टैक्स लेती है, बाद में कहती है सब्सिडी देती है, और बाद में कहती है घाटा होता। अच्छा होता, लाखों करोड़ रुपए का काला धन आता, तो ये करीब 100 साल तक टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और रसोई गैस जितने में आज मिल रही उससे आधे मूल्य में मिल रही, 200 रुपए में सिलेंडर मिल जाए। संजय जी, करेला और नीम चढ़ा, 15 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। नहीं, बाबा के आरोप में और भारतीय जनता पार्टी के आरोप में मुझे बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है। वो वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है। रह गई बात 50 रुपए जो एलपीजी पे बढ़ाया गया, उसके कारणों के विश्लेषण के, तो 2 दिन पहले मैं आपके चैनल पर विश्लेषण कर चुका हूं, और मुझे नहीं लगता कि बाबा के इस आप जिस बाबा को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की क्या स्थिति है और उसका पेट्रोलियम कंजम्पशन पर कितना बड़ा असर पड़ता है, बाबा को सारी जानकारी है नहीं। बस कोई स्लोगन चाहिए, कोई नारा चाहिए, और किसी तरह से कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। इसके लिए मुद्दे ढूंढते हैं तो ठीक है, हम भी चलिए उसी तरह से। संजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। आपने मजबूती से अपनी बात रखी। यकीनन कुछ ऐसे मुद्दे संजय अनुपम ने यहां रखे जिसके जवाब बाबा रामदेव से भी जानने होंगे। शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।